बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि हमने नेशनल एमडी कैट का टेस्ट देना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे। पार्ट 1 मैंने एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए हैं और फेडरल बुक के भी मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखें, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। 20 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करते हैं। द क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स इन विच ए 1 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड, बी 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड, सी 4 पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड, डी 3 पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। हम ये सेम बात कर चुके हैं लेक्चर में, क्रेनियम के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको याद होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पेयर्ड होते हैं और 4 अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड में कौन कौन से थे? टेम्पोरल एंड पेरिटल। सेकेंड वन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्री आर ए एल्टस एंड सैक्रम, बी लंबर एंड सैक्रम, सी एल्टस एंड एक्सिस, डी लंबर एंड कॉक्सिस। करेक्ट वन ऑप्शन इज सी। ये भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वन जो होती है सर्विकल वर्टिब्री वो कहलाती है एल्टस, और जो सेकंड होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, हम लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। थर्ड वन, 23rd वन, द जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन इज कॉल्ड ए हिंज जॉइंट, बी शोल्डर जॉइंट, सी हिप जॉइंट, या डी बोथ हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि जो शोल्डर जॉइंट होता है या जो हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो ऑल ओवर डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद करता है, जबकि 2 डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंज जॉइंट की वजह से होती है। ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। देन 24th वन, the radius and ulna at the distal end form a multi-stage joint with 8 wrist bone called। वो 8 wrist bone कौन सी कहलाती हैं? कौन सी वो 8 wrist bone है जिससे रेडियस और अल्ना डिस्टल एंड पर अटैच होते हैं और एक मल्टी स्टेज ज्वाइंट बनाते हैं। वैसे मैं आपको ये सेम बात लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। देखते हैं। ए इज टार्सल, बी इज मेटाटार्सल, सी इज रेडियो अल्ना एंड डी इज कार्पेल्स। बी जो था वो मेटाकार्पल्स था, मैंने मेटाटार्सल्स आई थिंक बोल दिया था। डी जो है वो कार्पल्स है। हम ये पढ़ चुके हैं लेक्चर में भी कि जब रेडियस और अल्ना डिस्टल एंड पर आके जुड़ती हैं तो वो किससे मिलती हैं? कार्पल्स से मिलती हैं और एक मल्टी स्टेज जॉइंट फॉर्म करती हैं। डी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा इन मैन द नंबर ऑफ फेशियल बोन इज ए 10, बी 14, सी 16 एंड डी 21। बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। यस, बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स जो कि कहलाती हैं। 26th की तरफ चलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज ड्यू टू ए न्यूक्लियस फिब्रोसिस, बी न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस पल्पोसस, सी न्यूक्लियस पल्पोसस एंड डी न्यूक्लियस फिब्रोसिस एंड एनुलस पल्पोसस। हम ये पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि 2 पार्ट्स होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। एक होता है एनुलस फिब्रोसिस और सेकंड पार्ट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। जो एनुलस फिब्रोसिस होता है वो हार्ड पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, जबकि जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो इनर जेल लाइक पार्ट होता है जिससे इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन, न्यूक्लियस पल्पोसस। अच्छा, 27th वन, ड्यूरिंग एवोल्यूशन द मसल्स नॉट इवॉल्व फर्स्ट। जब एवोल्यूशन हुई तो मैंने ये लेक्चर में भी आपको बात बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखे गए थे इन्वर्टिब्रेट्स में मसल्स वो कैसे थे? वो नॉन स्ट्राइएटेड थे, यानी कि वो स्मूथ मसल्स थे जो कि फर्स्ट इवॉल्व हुए थे। ठीक है, हमने यही बात पढ़ी थी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है कार्डिक मसल, बी है स्केलेटल मसल्स, सी है स्मूथ मसल्स, डी है बोथ कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स। अब सवाल क्या है? सवाल वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन से मसल्स हैं जो इवॉल्व फर्स्ट नहीं हुए। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। कौन से मसल्स हैं नॉट इवॉल्व फर्स्ट? फर्स्टली इवॉल्व मसल जो थे वो इन्वर्टिब्रेट्स में पाए गए थे, और हमें पता है वो मसल्स कौन से थे? वो स्मूथ मसल्स थे। ठीक है ना, वो स्मूथ मसल्स थे।
अब स्मूथ मसल्स तो फर्स्ट इवॉल्व हुए हैं, लेकिन वो कौन से मसल्स हैं जो फर्स्ट इवॉल्व नहीं हुए? सो कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों ऐसे मसल्स हैं जो फर्स्टली इवॉल्व नहीं हुए, वो बाद में इवॉल्व हुए थे। सबसे पहले स्मूथ मसल्स इवॉल्व हुए थे, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, बोथ कार्डिक और स्केलेटल मसल फर्स्टली इवॉल्व नहीं हुए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 28, तो मैंने इसे कैंसिल आउट इसलिए किया है क्योंकि इसका हमारी बुक से कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसे एमसीक्यूज ना किया कीजिए जो आपकी बुक से कोई रिलेटेड एमसीक्यूज ना हो, आपने कभी पढ़े ना हो। किसी भी बुक हो, चाहे फेडरल हो, पंजाब हो, सिंध हो, अगर आपने उसे इन तीनों बुक्स में नहीं देखा तो उसे निगलेक्ट कर दीजिए, वो एमसीक्यूज नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सिर्फ बुक वाले एमसीक्यूज किया कीजिए, वही इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे ही एमसीक्यूज आते हैं। सो ऐसा कोई जो है बुक से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज ऐसा नहीं बन सकता, सो इसलिए हम ये एमसीक्यूज नहीं करेंगे। अब 28 ये वाला देख लेते हैं। पेल्विक रीजन हैज़ ए सैक्रम, बी कॉक्सेस, सी फीमर या डी बोथ सैक्रम एंड कॉक्सेस। सो हम पढ़ चुके हैं कि पेल्विक रीजन जो था वो कंटेन करता है डी बोथ सैक्रम एंड कॉक्सेस, ठीक है। एंड 31 इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट कैन क्योर, ठीक है। इससे क्योर क्या चीज़ होती है? एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू स्किन, जब सनलाइट स्किन पर पड़ती है तो उससे कौन सी बीमारी ऐसी है जो क्योर हो सके, यानी कि ठीक हो सके? सो ए ऑस्टियोमलेशिया, बी रिकेट्स, सी ऑस्टियोपोरोसिस या डी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो अगर आपको पता हो कि हमें सूरज से क्या चीज़ मिलती है, सूरज से हमें विटामिन डी मिलती है, और विटामिन डी किस डिजीज़ के लिए, किस डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी होती है? सो विटामिन डी की कमी जो होती है वो रिकेट्स में होती है। दैट्स वाई सनलाइट इज़ वेरी यूजफुल टू क्योर द रिकेट्स। सो बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन, क्योंकि रिकेट्स में विटामिन डी की कमी होती है और वो हमें सनलाइट से मिल जाती है। अच्छा, 30 जो है, द फंगल हाइफाई आर ए फोटोट्रॉपिक, बी थिग्मोट्रॉपिक, सी हाइड्रोट्रॉपिक या डी कीमोट्रॉपिक। सो जो फंगल हाइफा होते हैं वो कैसे होते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कीमोट्रॉपिक, ठीक। अच्छा, 31 वन जो है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन डज नॉट इंक्लूड ए स्कल, बी इंटरवर्टिबल कॉलम, सी रिब्स, डी पेल्विक गिल्डर। सो एक्सियल स्केलेटन में कौन सी चीज़ नहीं आती है इन एमसीक्यूज, इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन में स्कल तो आता है, हमें पता है, वर्टिबल कॉलम भी आता है, रिब्स भी आते हैं, लेकिन एक्सियल स्केलेटन में पेल्विक गिल्डर नहीं आता। एक्सियल स्केलेटन में पेक्टोरल गिल्डर आता है। सो इसका करेक्ट वन ऑप्शन जो होगा, जो एक्सियल स्केलेटन में मौजूद नहीं है, दैट इज पेल्विक गिल्डर। पेल्विक गिल्डर अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाया जाता है। अच्छा, 32 जो है, दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ पाम ऑफ हैंड इज फॉर्म्ड ऑफ। जो हमारा पाम ऑफ हैंड होता है, यानी कि जो हथेली होती है, उसमें कौन सी बोन्स मौजूद होती हैं? सो ए कार्पल्स, बी मेटाकार्पल्स, सी टार्सल्स या डी मेटाटार्सल्स। सो हमारी पाम ऑफ हैंड में जो बोन्स मौजूद होती हैं, दे आर मेटाटार्सल्स, क्योंकि रिस्ट जो होती है उसमें कार्पल्स मौजूद होती हैं, जबकि जो पाम ऑफ हैंड होता है उसमें मेटाकार्पल्स मौजूद होते हैं। 33, a sarcomere is the region between two A bands, B H bands, C Z lines या D I bands। बताइए, ये तो आपको पता होना चाहिए। यस, जो सार्कोमेयर है, दैट इज अ रीजन बिटवीन टू आई बैंड्स। ये हम पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि सार्कोमेयर एक ऐसा रीजन है जो दो आई बैंड्स के दरमियान होता है। अच्छा, देन बाइसेप मसल इज ए फ्लेक्सर, बी एक्सटेंसर, सी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, डी हेल्पिंग इन सिटिंग। सो बाइसेप मसल्स जो होते हैं, इट्स फ्लेक्सर, ओके, इट्स फ्लेक्सर। सो ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सो इसके अलावा जो 35 है,
मसल विथ नो ब्रांच फाइबर्स एंड मल्टी न्यूक्लिटिक, ऐसे मसल्स जिसमें ब्रांच फाइबर्स भी ना हो, ठीक है, और वो मल्टी न्यूक्लिटिक हों। सो हमें पता है कि मसल्स में वो कौन से मसल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिटिक होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ मसल्स में एक ही मसल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिटिक होते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए स्मूथ मसल्स, बी कार्डियक मसल्स, सी स्केलेटल मसल्स एंड डी सम स्मूथ मसल्स एट अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। सो मल्टी न्यूक्लिटिक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही होते हैं, स्मूथ और कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिटिक होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स में कोई ब्रांचिंग फाइबर्स भी नहीं पाई जाती। सो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, अगर 36 की तरफ चलें तो मसल्स गेट्स फैटीग, कौन से मसल्स जो होते हैं वो फैटीग हो जाते हैं यानी कि थक जाते हैं। सो ए स्मूथ मसल्स, बी कार्डियक मसल्स, सी स्केलेटल मसल्स एंड डी कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो अगर आपको याद हो तो मैं बता चुकी हूँ आपको ड्यूरिंग द लेक्चर के मसल्स सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली फैटीग होते हैं वो वही होंगे जो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट जो मसल्स होते हैं दे आर स्केलेटल मसल्स। सो दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, मसल फैटीग इज़ ड्यू टू, मसल फैटीग क्यों होती है? सो मसल फैटीग इसलिए होती है ए डिप्राइवेशन ऑफ एटीपी एंड डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। सेकेंड, बी इज डिपोजिशन ऑफ एटीपी एंड लैक ऑफ लैक्टिक एसिड, सी lack of ATP and lack of lactic acid, D deposition of ATP and deposition of lactic acid। सो मसल फैटीग जो होती है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। जब एटीपी की डिप्राइवेशन होती है यानी कि जब एटीपी की कमी होती है और डिपोजिशन होती है लैक्टिक एसिड की, इसकी वजह से मसल फैटीग कॉज होता है। ओके, देन एन ऑक्सीजन डेप्थ डेवलप्स ड्यूरिंग, ऑक्सीजन डेप्थ कब होता है? ए एन एरोबिक वर्क, जब एक एरोबिक वर्क होता है यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है। सो बी एरोबिक वर्क जब ऑक्सीजन मौजूद होता है, सी टेटनी या डी टेटनस। सो ऑक्सीजन डेप्थ तभी कॉज होता है जब एन एरोबिक वर्क होता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और एमसीक्यूज। अच्छा, इफ मसल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ एटीपी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अफेक्टेड। जब मसल्स में एटीपी की कमी हो जाएगी तो कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो अफेक्टेड ही नहीं होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो ए सोडियम पंप ऑफ मसल मेम्ब्रेन, ठीक है, बी कैल्शियम पंप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स, या डी वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग। सो याद रखिए कि मसल्स में एटीपी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि सोडियम पंप ऑफ मसल मेम्ब्रेन भी अफेक्टेड होगा, कैल्शियम पंप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अफेक्टेड होगा और वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। जब एटीपी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एटीपी की ज़रूरत होती है। सो वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग भी अफेक्टेड आउट होगी, जबकि जो अफेक्टेड आउट नहीं होगी दैट इज सी लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट अफेक्टेड आउट नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद सार्कोप्लाज्म रेफर्स टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी प्रोटोप्लाज्म एंड डी मसल सेल। सो सार्कोप्लाज्म जो होता है वो रेफर किस चीज़ को करता है? यस, ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सार्कोप्लाज्म रेफर्स टू सार्कोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म रेफर्स टू सार्कोप्लाज्म, इज द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, देन देख लेते हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल सेल इज, मसल सेल के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? सो ए ग्लूकोज, बी एटीपी, सी केराटिन फॉस्फेट,
ये केराटिन फॉस्फेट है, यहाँ इन्होंने गलत लिखा हुआ है, केराटिन फॉस्फेट आएगा, ठीक है, ई आएगा, एंड डी ग्लाइकोजन। सो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल सेल्स और फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट इज व्हाट, बी, एटीपी। अच्छा, द मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज वर द ए लॉब्ड फिन फिश, बी जॉलेस फिश, सी बोनी फिश एंड डी डिप्नॉय। सो मोस्ट प्रिमिटिव फिश जो है दैट इज लोब्ड फिन फिश, दैट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव फिश, दैट्स वाई ई इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सो होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। सो अगर आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल साबित हुआ है, बेनिफिशियल साबित हुआ है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, होप इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर आंसर आउट करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़।